नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार शर्मा आप सभी का उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बेटाओ देखो, आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस में चेंजेस किए हैं। आज हम उन्हीं चेंजेस के बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि ये चेंजेस क्या इंडिकेट करते हैं कि आरपीएससी आने वाले जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है उसमें किस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछेगी और किस प्रकार के, यानी हम कहें किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने के आसार हमें दिख रहे हैं। देखो, पहली चीज़ तो आरपीएससी ने मेजर चेंज यही कर रखा है 2022 के बाद से ही कि उसने जो अपना पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड पहले फिक्स हुआ करता था कि पार्ट फर्स्ट से 55 क्वेश्चन, पार्ट सेकंड से 55 क्वेश्चन, पार्ट थर्ड से 10 क्वेश्चन, अब उसको हटा दिया है। अब उन्होंने ये कह दिया कि साहब ये पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 55-55-10 वाला सिस्टम नहीं है। अब हम पूरे सेक्शन में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले हुआ करता था ये 18 तक, 22 में सिलेबस चेंज हो गया, फिर चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। तब चीज़ें चेंज हो रही हैं, उन्हीं के साथ में उनके क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जा रहा है और उसमें उन्होंने सिलेबस में कुछ चीज़ें चेंज भी की हैं। तो आज हम उसी चीज़ का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। अगर मैं बात करूँ बेटाओ, तो अब उन्होंने सीधा लिख दिया प्रश्नों की संख्या 150। पहले क्या करते थे वो, पहले यहाँ 55-55-55 करते थे कि साहब यहाँ हम 15-15-10 ऐसे पूछेंगे और यहाँ 20 पूछेंगे ना। लेकिन अब वो मामला खत्म हो गया। अब उन्होंने कहा कि भाई साहब हम कुछ भी पूछ सकते हैं पूरे 150 में, है ना। तो पहला चीज़ तो यही चेंज है जो हमको समझना है। अब भाई साहब क्वेश्चन 140 तक भी पहुँच सकते हैं अपने फिजिक्स से, ठीक है, 10 क्वेश्चन इधर से। लेकिन अगर मैं बात करूं पार्ट फर्स्ट यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल में, तो अब सीनियर सेकेंडरी जो जहां पहले 55 क्वेश्चन आया करते थे, 55 क्वेश्चन, अब सीनियर सेकेंडरी लेवल में क्वेश्चंस की संख्या लगभग 35 से 40 के बीच ही रह गई है। दैट मीन्स ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से वो क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और उसी चक्कर में लेवल भी बढ़ता जा रहा है और उसी चक्कर में आप समझो 40% क्रॉस करना भारी होता जा रहा है। तो अब आपको केवल सीनियर सेकेंडरी लेवल से ज़्यादा कुछ वो है नहीं, अब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल को भी आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। और धीरे धीरे आरपीएससी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की तरफ बढ़ती जा रही है। जहां पहले पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से केवल मात्र 10 क्वेश्चन होते थे, अब वो 30-30 क्वेश्चन तक पहुंच गई है ना। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मतलब जहां पहले 20 क्वेश्चन थे, केवल 20 क्वेश्चन पहले, अच्छा पहले 55-55-20 कर रखे थे, अब ज्यादा हो गए। अब मैं बात करूं सीनियर सेकेंडरी लेवल, तो सीनियर सेकेंडरी लेवल में कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं किया। उन्होंने बस क्या किया मेरे भाई, उन्होंने मात्र सरफेस टेंशन में फ्लड प्रेशर पास्कल लॉ हटाकर लिक्विड इन मोशन में ऐड कर दिया। मतलब ना कुछ जुड़ा ना कुछ हटा, बस केवल और केवल क्या किया, उसी को एक तरीके से आप समझ लो पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स है और उस फ्लूइड मैकेनिक्स में ही उन्होंने टॉपिक्स डाल रखे हैं कई सारे, और उसी में बस फ्लूइड प्रेशर पास्कल लॉ को हटाकर सरफेस टेंशन की जगह किसमें डाल दिया, लिक्विड इन मोशन में। तो यहाँ कोई चेंज नहीं है, खास चेंज नहीं है, ये कोई चेंज माना भी नहीं जाएगा, ये तो सिलेबस में तो है ही, ठीक है ना। तो यहाँ तो पार्ट फर्स्ट में यानी कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारे पार्ट सेकंड यानी ग्रेजुएशन लेवल में कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं और कुछ चीज़ें हटाई गई हैं। पहले मैं हटाने वाली चीज़ों की बात कर देता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ बेटाओ, तो आपके मैकेनिक्स में इलास्टिसिटी और रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट हटा दिया, लेकिन इसको हटाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है मुझे बताओ। एक बात बताओ, जब आप 11th क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते हो तो वहां आपके पास इलास्टिसिटी भी है और रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट भी है। ये तो आप एक्चुअल में 11th क्लास में ही पढ़ लेते हो, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ही पढ़ लेते हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हुई। इसको चेंज करने से कोई फर्क आपके नहीं पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये तो वैसे भी आपके 11th क्लास में है ही प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, ठीक है। फिर दूसरी चीज मैं कहूं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट एनालिसिस, इलेक्ट्रॉनिक एंड अच्छा और थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में आपके जोड़ दिया थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। इसको जोड़ने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि भाई आप जब मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ते हो, आपके मैक्सवेल इक्वेशन तो पहले भी सिलेबस में थी, अब भी है। मैक्सवेल इक्वेशन कहां से पढ़ोगे आप, ये बताओ मुझे। मैक्सवेल इक्वेशन में क्या पढ़ते हो आप, मैक्सवेल इक्वेशन में रिलेशन तो पढ़ते हो किन के बीच में, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के बीच में। जो आप गिब्स एनर्जी पढ़ोगे, आप हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी पढ़ोगे, आप जब तक एंथैल्पी नहीं पढ़ोगे, जब तक आप इंटरनल एनर्जी नहीं पढ़ोगे, इनके बीच ही तो रिलेशन बताता है मैक्सवेल रिलेशन। और क्या है मैक्सवेल इक्वेशन, इनके बीच में रिलेशन बताता है। तो ये तो चाहे जोड़ो चाहे हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी एक्चुअल में इसको जोड़ने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा
और एक्चुअल में इसको हटाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जोड़ने पर भी ये पहले से ही था और हटाने पर भी ये है अभी भी। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 11th क्लास में है। फिर आपके देखो इलेक्ट्रॉनिक एंड सर्किट एनालिसिस में उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस ओपन क्लोज, इन्होंने बोला 4 टर्मिनल नेटवर्क्स ओपन क्लोज एंड हाइब्रिड पैरामीटर्स ऑफ एनी 4 टर्मिनल नेटवर्क। इसको नाम चेंज कर दिया, ओपन क्लोज की जगह ZY लिख दिया। अब बेटा वो कुछ भी लिख दे, क्या फर्क पड़ता है, आप तो जानते ही हो ना, ZY पैरामीटर आप पढ़ते हो, चाहे Z पढ़ते हो Y पढ़ते हो, ये क्या है, ओपन क्लोज ही तो है, क्या फर्क पड़ गया इससे। तो ये नाम चेंज किया है बस, और कुछ नहीं किया। यानी इसको जोड़ने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको हटाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि सेम ही बात है, नाम ही तो चेंज किया है। हाँ, इन्होंने एक वोल्टेज स्टेबलाइजेशन हटा दिया। ये क्या हटाया है, आप जीनर डायोड पढ़ते हो, जीनर डायोड में आप वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ते हो, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन पढ़ते हो। पहले वोल्टेज रेगुलेशन और वोल्टेज स्टेबलाइजेशन ऑफ जीनर डायोड दोनों थे, अब केवल वोल्टेज रेगुलेशन रह गया। लेकिन देखो, जब रेगुलेशन पढ़ोगे तो स्टेबलाइजेशन अपने आप ही पढ़ना पड़ जाता है। जब जीनर डायोड आपको पूरा पढ़ना ही है तो पूरा पढ़ना ही है, तो इसमें मैं कोई खास फर्क मानता भी नहीं हूं। मतलब मैं तरीके से कहूं तो अभी तक 11th 12th और ग्रेजुएशन पोर्शन में कुछ जोड़ने हटाने से कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। लेकिन अगर अपन चले पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में, तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में थोड़े से मेजर चेंज किए उन्होंने क्या किया, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स जो हमने दे रखी है उसमें वेक्टर कैलकुलस ऐड कर दी। अब वेक्टर कैलकुलस ऐड कर दी तो आपको वेक्टर पूरी पढ़नी पड़ेगी। वेक्टर कैलकुलस नॉर्मली आप 11th क्लास में पढ़ते हो, लेकिन साथ में आपको अब स्पेसिफिक कर दिया उन्होंने, वेक्टर कैलकुलस पूरी पढ़नी है। स्पेशल फंक्शंस डाल दिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस डाल दिया, प्रोबेबिलिटी थ्योरी डाल दी, कॉन्स्टेंट्स डाल दी और कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस डाल दी। यानी आपकी मैथमेटिकल फिजिक्स का पोर्शन थोड़ा सा उन्होंने ऐड कर दिया है। साथ में आपके इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आपको स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल दोनों डाल दिए हैं। जो आपको गॉस इनवेरिएंस है वो डाल दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस डाल दी, और इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर्स डाल दिए। देखो वैसे डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर्स तो अपन वैसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMT में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस भी अपन मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ते हैं ना, जब अपन पढ़ते हैं तो वहाँ जाता है। लेकिन स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल नॉर्मली हम पहले क्या करते थे, EMT में हम स्केलर एंड वेक्टर फील्ड जरूर पढ़ते थे, अब पोटेंशियल भी पढ़ना है और साथ में गॉस इनवेरिएंस भी पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन डाल दिए। अब वैसे अपन ग्रेजुएशन पोर्शन में भी फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर और डाल दिया है, और रैंडम वॉक एंड ब्राउनियन मोशन भी डाल दिया गया है अपन को, ठीक है। फिर मैं कहूँ क्वांटम फिजिक्स में आपको टाइम इंडिपेंडेंट डाल दिया है, ठीक है, और रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स डाल दी है, KGN डायरेक्ट इक्वेशन डाल दी है, सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस डाल दी है। यानी क्वांटम में भी कुछ चीजें ऐड कर दी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में मल्टी वाइब्रेटर्स डाल दिया, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर डाल दिया आपको, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डाल दिए हैं आपको। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम्स और न्यूक्लियर रिएक्शन डाल दी है। साथ में आपके मैथमेटिकल फिजिक्स में बेसल और लिगेंडरी फंक्शंस हटा दिए हैं और स्ट्रिंग फार्मूला हटा दिया है। मतलब मैं तरीके से बात कहूँ तो पोस्ट ग्रेजुएशन पोर्शन में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। ऐड क्यों की जा सकती है, ये समझो आप बात को। ऐड करने के पीछे एक ही कारण होता है कि क्वेश्चंस की संख्या बढ़ानी है। और मैं आपको ये कह भी रहा हूँ कि पिछले 2 पेपरों से आप ये देख रहे होंगे कि अब धीरे धीरे 11th 12th के क्वेश्चन कम हो रहे हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। 20 के बजाय 33 तक पहुँच गया मामला, 30, 33, 35 तक पहुँच रहा है मामला। तो आप इस बात को मानकर चलें कि अब 11th 12th 35 पे सिमट जाएगा। कितने पे सिमट जाएगा? 35 पर। जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पोर्शन है वो 40 तक पहुंचने वाला है क्वेश्चंस में। यानी एक्चुअल में अब आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पोर्शन को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। आपके जो पार्ट 4 है पेडागोजी, उसमें भी क्या किया है उन्होंने, जो अपना पार्ट 1 है, पार्ट पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसमें ग्रुप इन्वेस्टिगेशन यानी सोशल इंटरेक्शन और नॉन डायरेक्टिव मॉडल्स को जोड़ दिया है। साथ में सेकंड यूनिट में आपके डिजिटल लर्निंग, ई लर्निंग एंड वर्चुअल क्लासरूम, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट जोड़ दिया है। जबकि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम अप्रोच, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, CAL और CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, यह हटा दिया है। तो इसमें तो कुछ जोड़ा कुछ हटाया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चनों की संख्या तुम्हें पता है कम होने लग गई है। तो इस बात को समझिए आप कि अब आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो है मैटर वो अच्छे से तैयार करना है, और अब बिल्कुल अपन सब मिलकर इसको अच्छे से तैयार करेंगे, इनके क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं क्लास में। धन्यवाद, जय श्री राधे, बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक।